हा बोला. आवाज येतोय ना? आवाज येतोय ना माझा? हा आवाज येतो ओके येतोय. ओके ठीक. हा स्टार्ट ठीक आहे करा सर. चालेल स्टार्ट. ओके. हो हो ओके ओके. बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग, सभी अधिकारी तथा विद्यार्थियों को मेरा प्रणाम। मैं कुलाबा महानगर पालिका माध्यमिक शाला से श्री विकास झंडे सर, सहायक शिक्षक। आज हम कक्षा 10वीं हिंदी माध्यम से विज्ञान भाग 1 इनका माध्यमिक शालांत प्रमाण पत्र मार्गदर्शन करें। इसमें देखो विज्ञान 1 में क्वेश्चन नंबर 4 में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। पाठ 6 से 10 तक के महत्वपूर्ण प्रश्न जिसमें अंक 5 होंगे। एक प्रश्न को अंक 5 होंगे। तो देखो प्रश्न 4 में कैसे क्वेश्चन आएंगे इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। देखो प्रश्न 4 हमारा बोर्ड के पेपर का रहेगा, जिसमें लिखा होगा 5 अंकों वाले 2 प्रश्न में से कोई भी एक प्रश्न को हल करना। मतलब 5 अंकों वाले 2 प्रश्न दिए जाएंगे और 2 प्रश्न में से कोई भी एक प्रश्न हमें हल करना है। इसमें प्रश्न मिलने वाले जो है हमें, उसमें देखो रसायन तथा भौतिक विज्ञान दोनों में से कम एक प्रश्न पूछा जाएगा। बाबू देखो इसमें 5 अंक हमें इजी से मिलेंगे, आसान से मिलेंगे। तो देखो इसी के लिए रसायन तथा भौतिक विज्ञान ये दोनों में से एक प्रश्न आने वाला है। तो यहाँ देखो कैसा प्रश्न, क्वेश्चन 4 में जो 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कौन से प्रश्न के आधार पर होंगे इसके बारे में थोड़ा हम जानकारी लेंगे। देखो प्रश्न 4 के विविध प्रकार। अभी प्रश्न 4 में 2 ही क्वेश्चन पूछने वाले हैं, परंतु उसमें से अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। कौन से होते हैं? तो पहला बताया है आकृति बनाकर स्पष्टीकरण लिखना। मतलब एक आध आकृति बताई जाएगी, उसके ऊपर हमें वो आकृति को देख के पूरा स्पष्टीकरण लिखना है। उसको पॉइंट वाइज लिखना है, हर एक पॉइंट को आधा मार्क्स। इसी तरह है आकृति बनाएंगे तो आकृति को 2 मार्क्स, इस तरह स्पष्टीकरण लिखना है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है गलत आकृति में सुधार करना। मतलब दी गई आकृति होगी वो थोड़ी गलत दी जाएगी, उसमें सुधार करके दूसरी पूरी आकृति हमें उत्तर में आंसर पेपर पे लिखना है। तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है वर्गीकरण का विस्तार पूर्वक स्पष्टीकरण लिखना। वर्गीकरण का विस्तार पूर्वक स्पष्टीकरण लिखना। दिए गए सामग्री से प्रश्न से हमें उसका विस्तार पूर्वक स्पष्टीकरण लिखना है। इसके बाद परिच्छेद पर आधारित प्रश्न, मतलब आपको एक पैसेज दिया जाएगा और उस पैसेज पे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 5 क्वेश्चन के आंसर हमें लिखना है। देखो इसके बाद और बताया है सारणी तथा तालिका पूर्ण करना। दिए गए सारणी होंगे उसमें रिक्त स्थान दिए होंगे, उस रिक्त स्थान को हमें उचित पर्याय लिखकर सारणी पूर्ण करना। इसमें से 10 उचित स्थान दिए जाएंगे और 10 उचित स्थान को लिखना है। जब हम बराबर 10 उचित स्थान लिखेंगे तो 5 मार्क्स मिलेंगे। मतलब हर एक उचित स्थान को एक आधा मार्क्स ऐसा होगा। इसके बाद विस्तृत उत्तर लिखना। 5 मार्क्स के लिए उत्तर लिखना है प्रश्न का। इसमें क्या होगा तो हमें कम से कम 9-10 पॉइंट लिखना है उसमें से, और 9-10 पॉइंट उसके होंगे जो उस प्रश्न के रिलेटेड होंगे। इसके बाद संकल्पना चित्र। संकल्पना चित्र मतलब क्या है तो हमें दिए गए प्रश्न के आधार पर आकृति बनाना है और उस आकृति का विस्तार पूर्वक उत्तर लिखना है। इसी तरह से प्रश्न 4 में विविध प्रकार के प्रश्न हमें पूछे जाएंगे। अभी वो विविध प्रकार के प्रश्न कौन से होंगे, हर एक टॉपिक में से मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न चुने हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। अभी महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से होंगे देखो यहाँ पे। हाँ,
तो बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन 4 कैसा होगा इसके बारे में पहले जानकारी लेते हैं। देखो क्वेश्चन 4 आएगा आपको, निम्नलिखित प्रश्न हल करो। नीचे देखो यहाँ पे 2 प्रश्न दिए हैं, इसमें से कोई भी एक प्रश्न लिखा है। क्या लिखा है? कोई एक। हमें जो बराबर प्रश्न का आंसर पता है वही एक प्रश्न हमें लिखना है। यहाँ पे देखो राइट साइड में कोने में 5 लिखा है, मतलब 5 गुण के लिए एक प्रश्न होगा प्रश्न 4 में। देखो पहला क्या दिया है, किसी प्रिज्म द्वारा होने वाले सूर्य प्रकाश के श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को दर्शाने वाले प्रयोग का संक्षेप में वर्णन करो। देखो यहाँ पे एक प्रायोगिक प्रश्न है, ये प्रिज्म होने वाले सूर्य प्रकाश का प्रकाश किरण कैसे होते वर्ण विक्षेपण, है कि नहीं? लाल, हरा, नीला, पीला, बैंगनी, ये जो वर्ण विक्षेपण रंग है इसके बारे में हमें लिखना है। तो क्या क्या लिखना पड़ेगा? विधि, मतलब वो प्रयोग की विधि हमें लिखना है शॉर्ट में। उसके बाद प्रेक्षण लिखना है, वो वर्ण विक्षेपण कैसे होता है इसके बारे में प्रेक्षण लिखना है। तथा निष्कर्ष, निष्कर्ष क्या होगा? आने वाले प्रकाश किरण में 7 रंग के प्रकाश किरण होते हैं और प्रिज्म की आकृति बनाना है। ये पूरे लिखेंगे तभी हमें इसमें से 5 गुण मिलेंगे। नीचे देखो दूसरा क्वेश्चन बहुत इजी पूछा गया है। कौन सा है? निम्नलिखित तालिका पूर्ण करो। देखो यहाँ पे क्रियात्मक समूह दिए हैं और विषम परमाणु ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के साथ जो क्रियात्मक समूह रहे थे इसके बारे में हमें लिखना है। अल्कोहल, कीटोन तथा ईथर ये नाम दिए। तो रचना सूत्र, संक्षिप्त रचना सूत्र, उदाहरण तथा नाम उसके लिखना है। इसी तरह से हमें पूरा निम्नलिखित तालिका कंप्लीट करना। देखो हर एक तालिका में कितने, एक 10 तालिका दिए हैं रिक्त स्थान की, एक ने तो रिक्त स्थान की 10 तालिका के 10 तालिका सही या उचित उसका आंसर लिखेंगे तभी हमें 5 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। अभी इसके आधार पर क्वेश्चन देखते हैं। देखो टॉपिक 6वां, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, इसमें 5 अंक वाले प्रश्न कौन से हैं ये बारे में जानकारी लेते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन, प्रकाश का अपवर्तन में स्वच्छ एवं नामांकित आकृति सहित स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन क्या है? स्वच्छ एवं नामांकित आकृति सहित स्पष्ट कीजिए। क्या दिया बताया है? रात के समय तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। रात के समय तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, परंतु ग्रह टिमटिमते हुए दिखाई नहीं देते। देखो तारे टिमटिमते देते पर ग्रह टिमटिमते दिखाई नहीं देते, ये हमें स्पष्ट करना है। तो देखो इसका आंसर क्या पूछा गया है? तारे स्वयं प्रकाशित आकाशीय पिंड है। तारे क्या है? स्वयं प्रकाशित आकाशित पिंड है। पृथ्वी के पृष्ठभाग से अत्यधिक दूर होने के कारण तारों का व्यवहार बिंदु रूपी प्रकाश स्रोत जैसा होता है। पृथ्वी से एकदम दूर है तारे, इसके लिए हमें एक पॉइंट बिंदु के रूप में हमें दिखाई देते हैं। जब तारों का प्रकाश वायुमंडल में प्रविष्ट होता है तब उसका बार बार अपवर्तन होता है। मतलब तारों से निकलने वाला जो प्रकाश किरण है वो जब वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तब वो अपवर्तित होता है। इस स्थिति में प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर गमन करते समय एक बार बार अभिलंब की ओर झुकती है। देखो विरल माध्यम से सघन माध्यम, जहाँ पे विरल माध्यम मतलब जहाँ पे कोई भी बीच में माध्यम नहीं, उसमें से सीधा सघन माध्यम में आते हैं। जैसे धूल के कण है, पानी के कण है, हवा में होने वाले, उस माध्यम में आते हैं। तब गमन करते समय बार बार अभिलंब की ओर झुकते हैं और इसके कारण तारे अपनी वास्तविक ऊंचाई या दूरी से कुछ अधिक ऊंचाई दूरी पर दिखाई देते। देखो नीचे तारा रहेगा तो हमें ऊपर की ओर दिखाई देता है इस तरह, मतलब वास्तविक रूप से ऊपर की ओर, मतलब अधिक ऊंचाई पे तारे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्या बताएं? तो यह हवा में निरंतर होने वाली हलचल और तापमान में होने वाले परिवर्तन द्वारा वायुमंडल में अस्थिर होता है। देखो तारे एक बार हमें दिखाई दे एक जगह पे, तो दूसरी बार थोड़ा सा हल्का सा दूसरी जगह पे हमें दिखा दे। क्यों? तो हवा में होने वाले जो हलचल है, किसके हलचल? तो हवा आती है, धूल के कण रहते हैं, बादल रहता है, उसके कारण या तापमान में बदल होता है तब ये वायुमंडल में अस्थिर होता है।
इसलिए तारों की काल्पनिक स्थिति भी अस्थिर होती है। जो काल्पनिक स्थिति हमें दिखाई देते हैं थोड़ा ऊंचाई की ओर, तो अस्थिर होती है। इसमें सतत थोड़ा सा परिवर्तन होता है। किसी भाग की हवा के अपवर्तनांक में सतत रूप में तथा सहज गति से होने वाले परिवर्तन द्वारा जब वायुमंडल से प्रेक्षक की ओर अधिक प्रकाश अपवर्तित होता है, तब उसे वह हम तारा तेजस्वी दिखाई देता है, ऐसे कहते हैं। देखो क्या होता है, जब वायुमंडल में हवा का अपवर्तनांक में सतत रूप से क्या होता है, सहज गति से होने वाला परिवर्तन मतलब बदलाव हवा में हो गया, तो प्रकाश की किरण का क्या होता है, सीधा पृथ्वी पर आते हैं और तभी उसी समय वो तारा हमें चमचम टिमटिमाते हुए या तेजस्वी दिखाई देता है। इसके विपरीत जब वायुमंडल से प्रेक्षक की ओर कम प्रकाश अपवर्तित होता है, तब तारा प्रेक्षक को मंद प्रकाशित दिखाई देता है। मतलब पूरा स्पष्ट तारा वो डॉट है वो हमें दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार टिमटिमाते हुए तारे हमें दिखाई देते हैं। देखो इसमें इसी से यह स्पष्ट होता है कि तारे से पृथ्वी तक आने वाले प्रकाश किरण की तीव्रता निरंतर परिवर्तित होती रहती है। मतलब जब तारों से प्रकाश किरण निकलते हैं तब पृथ्वी तक पहुंचने के लिए उसका क्या होता है, बार बार बदलाव उसका दिखाई देता है। प्रकाश किरण का क्या होता है, प्रकाश की तीव्रता निरंतर परिवर्तित होती है। इसलिए तारे रात में ही टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो तारों की दूरी की तुलना में पृथ्वी से ग्रहों की दूरी बहुत ही कम है। मतलब पृथ्वी के आजू बाजू में मंगल शुक्र गुरु ये जो ग्रह है ये क्या है, पास में है, परंतु तारे क्या है, दूर है। तो इसलिए ग्रहों का व्यवहार असंख्य बिंदु रूप प्रकाश तत्वों के पुंज की भांति होती है। तो इसमें से कई एक बिंदु रूपी स्रोत से पृथ्वी या प्रेक्षक तक आने वाले प्रकाश की तीव्रता कम होने पर भी दूसरे किसी बिंदु रूप स्रोत से आने वाले प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है। फलतः ग्रहों से प्रेक्षक तक आने वाले प्रकाश की तीव्रता का औसत मान लगभग समान बन रहता है। उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता। यही कारण है कि रात में ग्रह टिमटिमते हुए नहीं दिखाई देते। मतलब ग्रह पर होने वाले प्रकाश किरण की परावर्तनता ये क्या होती है, कम होती है, और वहां से परावर्तित होकर पृथ्वी तक या कोई बिंदु प्रेक्षक तक आने वाले प्रकाश किरण तीव्रता का होती है, कम होते है। उसी कारण हमें सिर्फ तारे ही रात में टिमटिमते हुए दिखाई देते, ग्रह नहीं दिखाई देते। यहाँ देखो हमें तारे टिमटिमते हुए दिखाई देते, तो तारे की यहाँ तारा बताया, आकृति बताई दे, तारा दिया है, प्रकाश की किरण आते हैं, मार्ग कहाँ पे होगा, नीचे दिया है, यहाँ पे प्रेक्षक खड़ा है मतलब नीचे पृथ्वी है, पृथ्वी पर आते हैं प्रकाश की किरण। और हम जब तारों की ओर देखते हैं तो तारे की आभासी जो स्थिति है वो थोड़ी सी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, तारे से थोड़ी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। इस तरह तारे की आभासी स्थिति और तारा ये आकृति है। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो पाठ 7 में लेंस और उनके उपयोग, पाठ 7 कौन सा, लेंस और उनके उपयोग। इसमें 5 अंक वाले आने वाले प्रश्न के बारे में जानकारी। पहला प्रश्न देखो कौन सा है, मानव नेत्र की वैज्ञानिक एवं नामांकित आकृति बनाओ। देखो प्रश्न क्या पूछा गया है, आकृति बनाने के लिए क्या है, मानव नेत्र की, और इस आधार पर निम्नलिखित दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखो। या नीचे क्वेश्चन दिए है, उस आकृति के आधार पर हमें प्रश्न के उत्तर लिखना है। प्रश्न पहला है, मानव नेत्र हेतु लेंस के नाम लिखो। मतलब मानव के नेत्र में कौन से लेंस हमें है ये पूछा गया है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकतम अपवर्तन करने वाले पारदर्शक पटल का नाम लिखो। मतलब जब नेत्र में प्रकाश किरण प्रवेश करते तो अपवर्तन करते हैं पारदर्शक पटल, तो वो पटल का नाम क्या है ये पूछा है। इसके बाद नेत्र पटल पर बनने वाले वस्तु की प्रकृति लिखो। देखना है सामने से हम कोई भी वस्तु देखते हैं तो हमें सीधी दिखाई देती है, परंतु ये प्रकृति कैसी होगी इसके बारे में हमें लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मानव के नेत्र की आकृति,
देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में बताया गया है, सबसे पहले यहाँ पे पारपटल है, बाहर वाला पारपटल। इसके बाद उसके अंदर श्वेत पटल बताया है, दृढ़ पटल या श्वेत पटल। फिर इसके अंदर कौन सा है तीसरा, रक्त पटल। इसके अंदर तीसरा कौन सा है, रक्त पटल। रक्त पटल के अंदर पुतली, हमें जो काली दिखाई देती है ना आंख में अंदर, ये तीसरे है पुतली, ये पुतली होते हैं। और इसके ऊपर बुबुल है, व्हाइट कलर का पूरा दिखाई देता है ना, बुबुल, यहाँ परितारिका कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, परितारिका। और उसके अंदर नेत्र लेंस लगी है, यहाँ देखो बीच में नेत्र लेंस है। और उसके भी नेत्र लेंस और उसको जोड़ने वाले रोमक कोशिकाएं है। क्या है, रोमक कोशिका है। इसके बाद राइट साइड में देखो स्नायु बताए, नेत्र के आंख है जो उसके आगे वाले भाग में। इसके बाद रक्त वाहिनियां नेत्र में है। नेत्र तंत्रिका है, जो आंख से हम देखते हो, हमारे मस्तिष्क तक पहुंचने वाले कोई भी संकेत है, वो उसको हम नेत्र तंत्रिका कहते हैं। इसके बाद दृष्टि बिंब दिया है, यहाँ पे देखो क्या है, दृष्टि बिंब, हमें सामने वाली दृष्टि कैसे दिखते है इसके बारे में। इसके बाद में नेत्र पटल बताया, एक वही मानव नेत्र की आकृति। अभी जो क्वेश्चन पूछे इसका आंसर देखो क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन पूछा था मानव नेत्र हेतु लेंस के नाम कौन से हैं। तो पहला है द्विउत्तलीय तथा केलासीय। मानव नेत्र में कौन से है, द्विउत्तलीय तथा केलासीय नेत्र होते हैं। दूसरा भी बताए, नेत्र पटल में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकतम अपवर्तन करने वाले पारदर्शक पटल कौन से है, नेत्र पटल। आंख में होने वाले इसलिए क्या बोलते हैं उसको, पारदर्शक पटल जो है उसको नेत्र पटल कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या बताया था, नेत्र पटल पर बनने वाले वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति बताओ, कैसी होगी। तो नेत्र पटल पर जब वस्तु हमें दिखाए, प्रतिबिंब की प्रकृति होती है वो वास्तविक और उल्टा होती है, वास्तविक और उल्टा, है ना। वास्तविक मतलब जो प्रकृति है वो जैसी की वैसे हमें दिखा देते हैं, परंतु हमें नेत्र पटल पे उल्टी दिखाते थे। बाद में वो हमें केले से या द्वितीय लेंस के कारण हमें सामने साथ देखेंगे, तो हमें सीधे है ऐसी वो वस्तु हमें आभास होती है। तो देखो इस तरह से वास्तविक और उल्टे ये नेत्र पटल बनने वाली वस्तु का प्रतिबिंब है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद दूसरा है, हाँ तो देखो हम आंख से देखते हैं तो हमें दृष्टि दोष होता है। दृष्टि दोष दो प्रकार के होते हैं, उस पे एक क्वेश्चन बताया, देखो कौन सा, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। यह दोष उत्पन्न होने के संभावित कारण क्या है, यह दोष कैसे दूर कर सकते हैं, आकृति सहित स्पष्ट कीजिए। देखो 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा है, निकट दृष्टि दोष का मतलब पूछा गया है, उत्पन्न कैसे होते हैं, वो संभावित कारण क्या है इसका, और दूर कैसे कर सकते हैं दृष्टि दोष, और उसकी आकृति स्पष्ट करना है। तो इसका आंसर देखो क्या होगा, निकट दृष्टि दोष मानव नेत्र में उत्पन्न वह दोष जिसमें समीपी वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देते। निकट मतलब पास वाली, समीप ये वस्तु स्पष्ट दिखाई देते, परंतु दूर की वस्तुएं उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देती, उसे निकट दृष्टि कहते हैं। देखो मानव नेत्र से क्या होता है, तो पास वाली या समीप वाली वस्तु स्पष्ट दिखाई देती, परंतु दूर की वस्तु जो है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती, इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसका कारण यह है कि दूरस्थ वस्तुओं का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर न बनकर इससे थोड़ा आगे बनता है, दृष्टि पटल से थोड़ा आगे बनता है, इसलिए दूर वाली वस्तुएं हमें अस्पष्ट दिखाई देती है या स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ये निकट दृष्टि का मतलब। आगे का पूछा देखो इसमें, इस दोष के संभावित कारण क्या हो सकता है, दोष का कारण तो हमारे नेत्र के नेत्र लेंस तथा परितारिका की वक्रता बढ़ने से लेंस की आभास अभिसारी क्षमता अधिक हो जाती है। हमारे जो नेत्र लेंस है आंख में होने वाली और परितारिका है उसके बीच वाली, ये दोनों की वक्रता बढ़ती है। वक्रता मतलब क्या है, उसमें से अंतर थोड़ा सा बढ़ता है, और बढ़ने से लेंस की अभिसारी क्षमता अधिक हो जाती है, और नेत्र गोलक लंबा हो जाने से, और नेत्र गोलक क्या होता है, चौड़ा होता है, थोड़ा लंबा होता है, तो
नेत्र के लेंस तथा नेत्र पटल के बीच उसकी दूरी बढ़ जाती है। इस दोष का कारण क्या है? तो नेत्र लेंस और परितारा की वक्रता की क्षमता अधिक हो जाती है। इसका मतलब नेत्र गोलक लंबा हो जाता है और उसमें से नेत्र पटल के बीच की दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है। यह है इसका दोष। इसके बाद इस दोष को दूर करने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? तो देखो, निकट दृष्टि के दोष को उपयुक्त नाभ्यंतर वाले अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करके, देखो इसके लिए क्या करना है? अवतल लेंस है, वो लेंस का हमें चश्मा बनाना है और चश्मा बन के क्या करना है? उससे हम चश्मे से देखेंगे तो दूर किया जा सकता है। आगे अवतल लेंस में गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपसृत हो जाती है, अर्थात दूरस्थ वस्तुओं से आने वाले प्रकाश किरण जो है वो नेत्र लेंस पर पहुंचने के पहले ही कुछ अपसृत हो जाती है। परिणाम स्वरूप दूरस्थ वस्तुओं का प्रतिबिंब नेत्र पटल पर बनने लगता है और वह वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है। जब हम अवतल लेंस का चश्मा उपयोग करेंगे तो उसके आने वाले अपसरूप जो प्रकाश किरण है ये क्या होते हैं? सॉरी, अपसरूप हो जाते हैं प्रकाश किरण, और इससे दूरस्थ वस्तु हमें क्या होती है? स्पष्ट दिखाई देती है। यहाँ पे देखो आकृति की सहायता से बताया है, निकट दृष्टि की वस्तु दिखाई देती है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे दृष्टि पटल पे उसका क्या होता है? प्रतिबिंब मिलता है नेत्र लेंस से। इसके बाद दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, क्यों? तो उसके आने वाले प्रकाश किरण अपसृत नहीं होते, यहाँ पे बीच में आते, वहां तक पहुंचते नहीं दृष्टि पटल, है कि नहीं? इसके लिए हम निकट दृष्टि दोष का निराकरण करने के लिए आगे देखो अवतल लेंस का लेंस लगाएंगे। अवतल भिंग बताया है, मतलब अवतल लेंस लगाया है कि नहीं? उस लेंस से आने वाले दूर से प्रकाश किरण है, मतलब जो वस्तु से आने वाले प्रकाश किरण हो उसके ऊपर परावर्तित होकर हमें क्या होता है? दृष्टि पटल तक पहुंचती है। इस तरह निकट दृष्टि दोष का निराकरण किया जाता है। इस तरह ये 3 आकृति आवश्यक है। देखो यहाँ पे 3 प्रश्न पूछे और यहाँ पे 3 आकृति, मतलब 3 प्रश्न के लिए आधा मार्क्स और यहाँ पे 3 आकृति को मार्क्स बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। दूरदृष्टि, जैसे निकट दृष्टि देखा, निकट दृष्टि मतलब क्या था? तो दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, पर पास की वस्तु दिखाई देती। अभी दूरदृष्टि के बारे में जानकारी लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन कैसा पूछा है, प्रश्न 4 में 5 अंक के लिए होगा। दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? इसके उत्पन्न होने वाले संभावित कारण क्या हो सकते हैं और इस दोष को कैसे हम दूर किया जा सकते हैं? आकृति सहित स्पष्ट कीजिए। दूरदृष्टि का मतलब क्या है? देखो, आंखों में उत्पन्न वह दोष जिसमें मनुष्य को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती, परंतु समीप की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। मतलब दूर होने वाली वस्तु जो है वो दिखाई देती है, पर पास में जो वस्तु रहती है वो धुंधली दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई नहीं देती। अर्थात नेत्र का निकट बिंदु है, अगर नेत्र का निकट बिंदु हो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर न होकर वो दूर होता है, उसे दूरदृष्टि कहते हैं। क्या होता है? नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर न होकर दूर होता है, उसे हम दूरदृष्टि कहते हैं। यह दोष उत्पन्न होने पर समीपी वस्तुओं का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर न बनकर उसके कुछ पीछे बनता है। देखो ये क्या होता है? दृष्टि पटल पे न बनते हुए इसका प्रतिबिंब क्या होता है? दृष्टि पटल से पीछे की ओर बनता है और पीछे की ओर बनने के कारण वो हमें धुंधला दिखाई देता है। इसमें हमें उसका संभावित कारण क्या हो सकता है दूरदृष्टि का? देखो पहला बताया इसमें, नेत्र के लेंस तथा परितारिका की वक्रता कम होने से। देखो इसमें वक्रता पहले इसमें बड़ी थी, अब इसमें कम होने के कारण लेंस की अभिसरण क्षमता कम हो जाती है। तथा दूसरा पॉइंट देखो, नेत्र गोलक छोटा अथवा चपटा होने के कारण, देखो इसमें नेत्र गोलक छोटा होता है और चपटा होता है, इसके कारण नेत्र लेंस और दृष्टि पटल के बीच की दूरी
कम हो जाते हैं। इस समय नेत्र लेंस का नाभ्यंतर बहुत अधिक हो जाता है। नेत्र लेंस का नाभ्यंतर क्या होता है? बहुत अधिक हो जाता है। इसी कारण हमें पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इसमें दोष दूर करने का उपाय क्या हो सकता है? तो देखो, उपयुक्त नाभ्यंतर वाले उत्तल लेंस से बने चश्मे के उपयोग द्वारा, देखो इसमें उपयुक्त नाभ्यंतर वाले उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। उत्तल लेंस से बने चश्मे के उपयोग द्वारा आंख का यह दोष दूर किया जाता है। इसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया है और उत्तल लेंस में से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें नेत्र लेंस पर पहुंचने के पहले ही सही ढंग से अभिसृत हो जाती है। अतः समीपी वस्तुओं का प्रतिबिंब दृष्टिपटल के पीछे न बनकर दृष्टिपटल पर ही बनने लगता है और वह समीपी वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती। देखो इसमें दूर करने का उपाय क्या है? तो चश्मे में हमें उत्तल लेंस का उपयोग करना चाहिए जो हमें दोष दूर कर सकता है। एक ऐसा उत्तल लेंस होगा तो उत्तल लेंस में गुजरने वाला जो प्रकाश किरण है लेंस पर पहुंचने पर, नेत्र लेंस पर पहुंचने के पहले ही वो क्या होते हैं? ढंग से अभिश्रुत हो जाते, सीधे हो जाते। अतः समीपी वस्तुओं का प्रतिबिंब हमें दृष्टिपटल के पीछे न बनकर दृष्टिपटल पर ही बना हुआ दिखाई देता है और यह समीपी वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है। आगे यहाँ पे देखो आकृति बताइए। देखो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। यहाँ पे बताए, देखो यहाँ पे नेत्र लेंस तथा दृष्टिपटल उसके बीच में होने वाले नाभ्यंतर है वो सही है, इसलिए क्या होगा? वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। दूसरे में व्याकृति में क्या बताया? निकट वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, पास में होने वाली वस्तु, क्योंकि दृष्टिपटल क्या होता है? वो आगे दूर तक उसकी प्रतिबिंब निर्माण होता है। फिर हम जब दूरदृष्टि का निरीक्षण करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे तो आने वाले प्रकाश किरणों क्या होता है? उसमें से विकरित न होके उसमें से क्या होता है? दृष्टिपटल पर ही प्रतिबिंब निर्माण करता है। इस तरह से दूरदृष्टि का निराकरण कर सकते हैं। इस तरह दूरदृष्टि और निकट दृष्टि से फर्क जानकारी ले लो और फर्क, जब फर्क आपको समझ में आएगा तभी ये क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे। बहुत इजी है, इसमें से 100% एक तो क्वेश्चन आ ही सकता है बड़े क्वेश्चन में। इसके बाद टॉपिक नंबर 8 धातु विज्ञान। इसमें 5 अंक वाले प्रश्न हम जान कर लेंगे। देखो पहला प्रश्न बताए क्या? निम्न आकृति का निरीक्षण करो तथा उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखो। एक आकृति हमें पूछी गई और उस आकृति को देख के हमें उस पे जो पूछे गए क्वेश्चन है उसके आंसर लिखना है। बहुत इजी है ये। देखो आकृति के पहले मैं प्रश्न बताता आपको। पहला है पानी के साथ अभिक्रिया करने वाले 2 धातुओं के नाम लिखो। इसके बाद मध्यम अभिक्रियाशील 2 धातुओं के नाम लिखो। सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु का नाम लिखो। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु का नाम लिखो। इसके बाद धातु पाराय किसके साथ अभिक्रिया करता है? यहाँ पे देखो आकृति पूछे गए और इस आकृति के आधार पर हमें प्रश्न लिखना है। देखो यह आकृति दिए, आकृति देखो पानी के साथ अभिक्रिया करने वाले जो घटक दिए वो पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम में बताएं। आम्ल के साथ उसके नीचे अभिक्रिया करने वाले घटक दिए तत्व कौन सा है? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जस्ता, लोहा, टीन, सीसा ये है। और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने वाले अभी बताए कौन सा है? तांबा, पारा और चांदी। इसके साथ में मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जस्ता, लोहा, टीन, सीसा ये भी है, ठीक ना? और पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम ये भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं, ये बताएं। और अभिक्रियाशीलता मतलब किसमें घुल जाते हैं जो तत्व, इसके बारे में। अधिक अभिक्रियाशील और कम अभिक्रियाशील
ऐसे अभिक्रियाशीलता यहाँ पे बताई गई है। तो इस आधार पर पहला क्वेश्चन हमें क्या पूछा था, पानी के साथ अभिक्रिया करने वाले तत्व कौन से है, तो धातु पोटेशियम और सोडियम। इसके बाद अम्ल के साथ अभिक्रिया करने वाले मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने वाले तांबा, पारा और चांदी। और अधिक अभिक्रियाशीलता असने वाले सोडियम है और कम अभिक्रियाशीलता असने वाला सोना है। यहाँ पे क्वेश्चन बताए थे, उसके आंसर देखो। पानी के साथ अभिक्रिया करने वाले धातुएं पोटेशियम, सोडियम। मध्यम अभिक्रियाशील दो धातुएं मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। सर्वात अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम। सबसे अधिक सबसे कम अभिक्रियाशील धातु, अभिक्रिया ज्यादा नहीं होती, ये धातु है सोना। धातु पारा यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। पारा धातु कौन से इसके साथ अभिक्रिया करता है ये बताया गया था, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है ये। तो देखो इसमें जो हमें डायग्राम दी है उस आकृति के आधार पर हमें 5 प्रश्न पूछे गए और 5 के 5 पूरे अच्छे से आंसर लिखेंगे, देख के तो लिखना है, इसे हमें इजी 5 मार्क्स मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो दूसरा क्वेश्चन, एल्यूमिनियम के निष्कर्षण में निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखो, ये पूछा गया है। एल्यूमिनियम के निष्कर्षण में निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखो। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का निष्कर्षण करते समय कौन से क्वेश्चन लिखे, देखो पहला है एल्यूमिनियम के निष्कर्षण से संबंधित आकृति खींचो, मतलब आकृति बनाना है एल्यूमिनियम का निष्कर्षण। दूसरा क्वेश्चन है एल्यूमिनियम के विद्युत अपघटनीय अपचयन में कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया लिखो। जब इसमें विद्युत अपघटन होता है एल्यूमिनियम के निष्कर्षण में, तब कैथोड पे होने वाली अभिक्रिया लिखना है। तीसरा क्वेश्चन देखिए इसमें क्या सा है, एल्यूमिनियम के निष्कर्षण में उपयोगी क्रायोलाइट का कार्य और उसका रासायनिक सूत्र लिखो। इसमें जो क्रायोलाइट यूज किया जाता है इसका कार्य क्या है और उस पे होने वाला रासायनिक सूत्र क्या है ये लिखना है। इसके बाद धनाग्रह पर होने वाली अभिक्रिया का समीकरण लिखो। एल्यूमिनियम के निष्कर्ष में धनाग्रह पर होने वाले अभिक्रिया का समीकरण लिखना है। तो सबसे पहले हमें क्या पूछा है, एल्यूमिनियम के निष्कर्षण से संबंधित आकृति, यह आकृति है। एल्यूमिनियम के निष्कर्षण में आकृति बनाना है। आकृति में क्या दिया है, एक स्टील की टंकी ली है और स्टील की टंकी के अंदर पिघले हुए एल्यूमिनियम बता दिया है ना, और उसके अंदर एल्यूमिनियम क्रायोलाइट तथा फ्लोरस्पर का मिश्रण डाला है, और ऊपर जो काले कलर का जो 3 जो रॉड दिख रहे हैं उसको हम धनाग्र कहते हैं, एक नहीं, ये धनाग्र या ग्रेफाइट का रॉड ये है, और वो जुड़े है किससे, विद्युत प्रवाह से। नीचे यहाँ पे ऋणाग्र ग्रेफाइट का अस्तर भी अंदर जुड़ा है इस तरह है, और जो यहाँ पे लास्ट में छेद है उससे क्या होता है, एल्यूमिनियम के बाहर जाने का मार्ग होगा। जब विद्युत अपघटन होता है तो एल्यूमिनियम से क्या होता है, ये एल्यूमिनियम बाहर निकाल जाता है इसी तरह। तो देखो ये आकृति है, नामांकित सोच आकृति बनाएंगे तो उसको 2 मार्क्स मिलेंगे। उसके आगे 3 क्वेश्चन पूछे, उसका आंसर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो क्या है पहला क्वेश्चन, हाँ एल्यूमिना के विद्युत अपघटनीय अपचयन की कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया कौन से है, या कैथोड पे अभिक्रिया एल्यूमिनियम है तो उसमें से विद्युत प्रवाह प्रवाहित होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स एल्यूमिनियम से क्या होते हैं, जुड़ते हैं बाहरी कक्ष। तो इस तरह से Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स 3e जुड़ते हैं तो Al एल्यूमिनियम तैयार होता है, एल्यूमिना तैयार होता है। इस तरह कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया है। Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स जुड़ते हैं इसको तो Al तैयार होता है, मतलब एल्यूमिना तैयार होता है, पहला क्वेश्चन। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है एल्यूमिनियम के निष्कर्षण में उपयोगी क्रायोलाइट का कार्य और उसका रासायनिक अणुसूत्र लिखो। तो देखो क्रायोलाइट का अणुसूत्र है यहाँ पे पता है AlF3 into 3NaF ऐसा है, नहीं तो Na3 AlF6 ये है, सबसे इजी Na3 AlF6 एक क्रायोलाइट है। तो एल्यूमिना का द्रवणांक 1000 अंश सेल्सियस तक कम करने
के लिए मिश्रण में क्रायोलाइट का मिश्रित किया जाता है। कार्य क्या है? तो एल्यूमिना है, उसका द्रव्यमान क्या होता है? कम करने के लिए 1000 अंश सेल्सियस तक कम किया जाता है। इसके लिए उसके अंदर क्रायोलाइट का मिश्रण डाल दिया जाता है। ये है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन बताए, देखो लास्ट। धनाग्रह पर होने वाली अभिक्रिया का समीकरण लिखो। जैसे हमने ऋणाग्रह देखा वहां पे, तो वहां पे धनाग्रह था, वो धनाग्रह पे कौन सी अभिक्रिया होती है? तो देखो धनाग्रह पर होने वाली अभिक्रिया है Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड से एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन अलग होता है, तो 2Al3+ ऐसा है, प्लस 3O2 माइनस माइनस, मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड से क्या होता है? ऑक्सीजन अलग होता है। ये धनाग्रह पर होने वाली अभिक्रिया, इसमें से O2O मतलब माइनस माइनस, मतलब ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन बाहर निकल, इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन्स निर्माण होते हैं। क्या होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स निर्माण होते हैं। इस तरह यह आकृति है। नेक्स्ट टॉपिक है कार्बनिक यौगिक। इसमें से 5 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। देखो प्रश्न पहला पूछा गया है, निम्नलिखित तालिका पूर्ण कीजिए। देखो इसके पहले मैंने बताया था, एक तालिका दी जाती है, उसको तालिका को हमें पूर्ण करना। निम्नलिखित तालिका, इसमें देखो क्रियात्मक समूह दिए है, अल्कोहल, कीटोन, ईथर, और इसका नाम लिखाना है। इसके बाद रचना सूत्र, संक्षिप्त रचना सूत्र, उदाहरण और उसके नाम लिखना है। इसके आगे देखो विषम परमाणु उसके जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन, ये दिया है। तो इस तरह यह आकृति पूर्ण करना है। देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता दूं, जहां जहां पे देखो 10 रिक्त स्थान दिए, 10 रिक्त स्थान भरना है। तो देखो यहाँ पर तालिका पूर्ण करते समय यहाँ पे देखो, हाँ पहला अल्कोहल दिया है, जिसका क्रियात्मक संरचना सूत्र कौन सा रहेगा? OH संरचना सूत्र बताए, देखो डैश O डैश H, डैश मतलब क्या है? वहां पे बंद बताया है। तो संक्षिप्त संरचना सूत्र OH है इसका। उदाहरण देखो अल्कोहल मतलब क्या है? तो कौन सा भी अल्कोहल का नाम हमें यहाँ पे बताया गया है, कौन सा? मिथेनॉल। कौन सा है? मिथेनॉल। CH3OH, कौन सा है? मिथेनॉल का सूत्र क्या है? CH3OH, ये है। इस तरह दूसरा कीटोन बताए, कीटोन में देखो C+O ये दिया है कि नहीं? संरचना सूत्र यहाँ पे CO बात है, देखो ऐसा लिखना है। और उसका उदाहरण है एसीटोन। क्या है? एसीटोन C3H5O, इस तरह है C3H5O, ये एसीटोन है। इसके बाद तीसरा दिया है ईथर, है कि नहीं? तो ईथर में क्या है? संरचना सूत्र यहाँ पे बताया O। इसके बाद डाइमिथाइल ईथर ये दिया है, कौन सा है? डाइमिथाइल ईथर। तो देखो इसमें C2H6O, C2H6O, ये डाइमिथाइल ईथर ये बताए। देखो कार्बन कार्बन के बंध और हाइड्रोजन कैसे जुड़े हैं, इस तरह हमें क्रियात्मक समूह के रचना सूत्र, संक्षिप्त रचना और उदाहरण और नाम लिखना है। हमें ये सभी के सभी बराबर लिखेंगे, इसमें से 5 में से 5 मार्क्स मिलेंगे। हर एक पॉइंट रिक्त स्थान को आधा मार्क्स दिया गया है, इस तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हाँ तो ये देखो महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित संरचना सूत्रों के लिए IUPAC नाम लिखो। यहाँ पे जो दिए गए संरचना सूत्र है, इसमें IUPAC नाम लिखना है। देखो IUPAC नामकरण पद्धति हमने देखी है। यहाँ पे कार्बन की चेन या श्रृंखला दी है, उस श्रृंखला में नाम कैसे लिखे जाते हैं इसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे देखो CH3 CH2 CH2 CH3 ये बताए। कार्बन की बड़ी श्रृंखला में कार्बन के कितने परमाणु है? 1 2 3 4। कोई दूसरा ग्रुप इसको जुड़ा है क्या? नहीं। तो 4 कार्बन के परमाणु है, तो इसका जनक कौन सा है? अल्केन। जनक कौन सा है? अल्केन। तो इसमें मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन 4 अणु है, इसलिए ब्यूटेन ये बताया है, ठीक ना? तो IUPAC नाम क्या है इसका? N ब्यूटेन।
क्या दिया है, एन ब्यूटेन, ये आईयूपीएसी नाम है। सिर्फ इसका हमें क्या लिखना है, एन ब्यूटेन, ये नाम लिखेंगे इस तरह। इसके बाद दूसरा उदाहरण बताए, देखो कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड CH3CHO। इसमें देखो कार्बन के परमाणु कितने हैं, C और C 2 है। जनक अल्केन कितने हैं, 2 कार्बन, इसलिए इथेन है। इथेन के बाद इथेन आता है, जनक अल्केन इथेन है। क्रियात्मक समूह कौन सा जुड़ा है इसको, CHO ऑल, है कि नहीं। तो इसमें हम लिखेंगे क्या, इथेन है इसलिए इथेन, और जनक क्रियात्मक समूह जोड़ा है CHO, इसलिए इथेनॉल, ये इसका आईयूपीएसी नाम। जनक प्रत्यय क्या होगा, इथेन प्लस अल, तो इथेनॉल ऐसा नाम है इसका। आईयूपीएसी नाम क्या होगा इसका, इथेनॉल, ये हो गया। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन बताया गया है CH3CH2CH2Br। देखो इसमें हमें जो दिया गया चेन या कार्बन कंपाउंड है, ये पहले देखो कितने कार्बन है इसमें, CH3CH2CH2 और Br। यहाँ पे कार्बन कितने, 1 2 3, तो कार्बन कितने, 3 है। जनक प्रोपेन, जनक अल्केन कौन सा होगा इसका, 3 कार्बन, इसलिए मीथेन, इथेन, और तीसरा कौन सा, प्रोपेन, तो ये प्रोपेन जनक अल्केन है। इसके बाद क्रियात्मक समूह अलग सा जोड़ा गया, क्रियात्मक समूह कौन सा है, Br, मतलब ब्रोमीन जोड़ा है, तो ब्रोमो क्या होगा क्रियात्मक समूह इसका, Br मतलब ब्रोमो। ग्राह्यांक कौन सा होगा इसका, कहाँ पे जोड़ा है, 1 नंबर कार्बन से, राइट साइड से लेफ्ट साइड में कार्बन का नंबर देना है। आप नीचे देखो 1 2 3 ऐसे नंबर दिए, तो उपसर्ग उसका क्या होगा, ब्रोमो। तो प्रोपेन को उपसर्ग ब्रोमो जोड़ने पर हमें क्या होगा, Br समूह जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है इसको हम C1 क्रमांक देंगे। मतलब जहाँ पे जो क्रियात्मक समूह जुड़ा है वहां पे नंबर, यहाँ से नंबर चालू, कैसा, लेफ्ट साइड, राइट साइड से लेफ्ट साइड तक नंबर देना, 1 2 3। देखो आकृति में 1 2 3 यहाँ पे नंबर दिए हैं, CH3CH2CH2 Br, एक नहीं, और यहाँ पे 1 नंबर पे जोड़ा है Br, एक नहीं, इसलिए हम 1 ब्रोमो कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, 1 ब्रोमो। और ये जनक अल्केन कौन सा है, मीथेन, इथेन और प्रोपेन है, एक नहीं, 3 परमाणु इसमें प्रोपेन है, तो इसमें 1 ब्रोमो प्रोपेन, ये इसका आईयूपीएसी नाम होगा। उपसर्ग जनक कैसा बनेगा, तो 1 नंबर कार्बन पे ब्रोमीन जोड़ा है इसलिए ब्रोमो, वो 1 ब्रोमो, और चेन कार्बन की कौन से है, प्रोपेन है, इसलिए 1 ब्रोमो प्रोपेन, ये आईयूपीएसी नाम होगा। इसके बाद नेक्स्ट दिया है देखो CH3CO CH2CH3। यहाँ पे देखो अभी कार्बन की बड़ी श्रृंखला में कार्बन के अणु कितने हैं, 1 2 3 4, 4 है कि ना। जनक अल्केन कौन सा है, 4 है, तो ब्यूटेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। मीथेन को 1, इथेन को 2, प्रोपेन के 3 और ब्यूटेन को 4, इसलिए जनक अल्केन उसका 4 है, सॉरी ब्यूटेन है। इसके बाद क्रियात्मक समूह, मतलब CH छोड़ के कौन सा जोड़ा है, CO, है कि नहीं, ओन जोड़ा है, क्या बोलते हैं उसको, ओन, CO, ये दिया है। और नंबर उसको देंगे तो कैसा होगा, 1 2 3 4 बताए, एक नहीं, उल्टे भी दे सकते हैं, राइट साइड भी, यहाँ सर से भी दे सकते हैं, लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 ऐसे। यहाँ से दिया है तो लेफ्ट साइड से दिया है तो CH3 को 1, कार्बन को 1, CO कार्बन को 2, C2 में से C कार्बन को 3, CH3 में से 4 कार्बन, C 4 कार्बन को 4 नंबर दिया गया है। इस तरह इसमें ब्यूटेन शब्द में से E निकालने के बाद उसके स्थान पर 1 होगा, तो उसमें अर्थात ओन अक्षर लिखो, मतलब क्या होगा, ब्यूटेन टू ओन ऐसा लिखा है। मतलब कार्बन कंपाउंड में जनक अल्केन ब्यूटेन है, और कितने कार्बन को जोड़ा है ओन, तो 2 नंबर के, इसलिए ब्यूटेन टू ओन ऐसे लिखा है। नहीं तो हम ऐसे भी लिख सकते, 2 ब्यूटेनॉल ऐसे भी लिख सकते हैं। इस तरह ब्यूटेन टू ओन ये नाम है इसका। इसके बाद देखो इसी तरह से हमने, हेलो, इसी तरह से हमने इसमें क्वेश्चन 4 में 5 मार्क्स के महत्वपूर्ण प्रश्न देखे।
अभी इसमें किसी को कुछ दिक्कत है या प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ बच्चों, इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। सर अपना माइक ऑन करो। जल्दी से जल्दी सर अपना माइक ऑन करो। जल्दी सर अपना माइक ऑन करो। बंद। हेलो। हाँ, हाँ बच्चों, आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है आप लोग पूछ सकते हो। आपको इस टॉपिक से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछो। मेजबान पूछो बेटा, माइक ऑन करो मेजबान। तो हम लोग कार्बन कैसे पहचानेंगे? हाँ, कार्बन में देखो, कार्बन कार्बन ऐसे जुड़े रहते हैं। देखो आप बुक में देखिए तो एक हाँ कार्बन सर। एक कार्बन को जुड़ा है दूसरा कार्बन, उसके बीच में बंद रहता है तीसरा कार्बन। ऐसे कार्बन को एक श्रृंखला बनते है, कार्बन चेन कहते हैं उसको। और कार्बन अच्छा कार्बन सर, सी लिखा रहता है ठीक कार्बन का सूत्र, है ना? ठीक है, थैंक यू। हाँ। हाँ बच्चों, और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है आप लोग पूछ सकते हो। आपको अगर इस टॉपिक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है आप पूछो बेटा। अपना माइक ऑन करो और पूछो। अच्छा, ये टॉपिक समझ में आया? सर ने जो आपको पढ़ाया वो समझ में आया बच्चों? हेलो, किसी को कुछ दिक्कत नहीं है? क्वेश्चन 4 में बहुत इजी, और थोड़ा सा त्रेस दोगे तो 5 में से 5 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। किसी को और कुछ दिक्कत है इसमें, कुछ पूछना चाहते हैं? हेलो स्टूडेंट्स। धन्यवाद सर, बच्चों को टॉपिक अच्छे से समझ में आया। ओके ओके, थैंक यू सर।